लास्ट क्लास में हमने किया था स्ट्रिंग बफर, है ना बेटा, याद है? यस सर। स्ट्रिंग बफर के प्रोग्राम हो गए तो दोनों कॉपी है, चेक करो। हो गए थे सर। दोनों हो गए थे ना? असाइनमेंट देने थे आज। असाइनमेंट देने हैं ना, चलो पहले असाइनमेंट दे देता हूँ, फिर शुरू करते हैं AWT स्ट्रिंग की कहानी। स्ट्रिंग असाइनमेंट, ये करो जल्दी से।
सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो।
सर क्वेश्चन नंबर 23 में सर एक स्पेस छोड़ के या फिर सी के नीचे है सब सेकंड लाइन में? एक एक स्पेस छोड़ के बेटा। एक एक स्पेस स्पेस, ओके मैटर, सर। स्पेस बेटे मैटर नहीं करता जितना पैटर्न मैटर करता है। ओके ओके आपको ओके ये सर। पैटर्न लेके आना है। पहले डी यू सी ए टी, फिर सी ए टी, फिर सी ए टी। एक ही स्पेस दो स्पेस दो, हार्डली मैटर। ओके ओके सर। सर कुछ दिख ही नहीं रहा। रोशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है भाई। दिख तो रहा है। नहीं अब अब नहीं दिख रहा। रहा। अब नहीं दिख रहा। सर है क्या यहाँ पे? सर गायब हो गया। सर नहीं है ना? नहीं है सर। दिख रहा है क्या यार किसी को? नहीं भाई। ना भाई, सर मिस्टर इंडिया हो गए हैं, गायब हो गए हैं।
आगे बच्चों, स्क्रीन आ गई बेटा? यस सर। यस सर। हो गया बच्चों, हो गए सारे? यस हो सर गया? हो गया। चलो मैं जरा समझा दूं इसमें करना क्या है। पहला फंक्शन है बेटा वर्ड काउंट। ये सारे फंक्शन आपने क्या करना है, अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन बनाने हैं और सिंपली मेन से कॉल करना है। ठीक, हम वर्ड काउंट को कॉल करेंगे, इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे और आपका लॉजिक ये बताएगा उस स्ट्रिंग में कितने वर्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है बेटा दो स्ट्रिंग के बीच में 10 स्पेस हो, 15 हो, कितनी भी हो सकती है। ठीक, फिर दूसरा स्पेस काउंट करके बताओ, फिर बताओ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर विदाउट स्पेसेस।
फिर उसे रिवर्स करो। लेकिन जब आप रिवर्स करेंगे तो अपना लॉजिक लगाएंगे, कोई भी स्ट्रिंग बफर का रिवर्स मेथड कॉल नहीं करेगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। पुट योर ओन लॉजिक, कैसे होगा वो आप जानो। सिमिलरली पैलिंड्रोम, एक यूजर से स्ट्रिंग लेंगे और चेक करेंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करा देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे। जैसे नितिन हो गया, मलयालम हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें रिवर्स करने पर भी सेम वर्ड वापस आ जाता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। नाउ एलट्रिम, एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें शुरू में बहुत सारी लीडिंग स्पेसेस दे देना। अब आपको अपने प्रोग्राम में लॉजिक लगाना है वो लीडिंग स्पेसेस खत्म करनी, ठीक है, बीच की खत्म नहीं करनी और ना ही राइट की ट्रेलिंग स्पेसेस खत्म करनी है, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग स्पेसेस को खत्म करेंगे आप। गॉट इट? और इसके लिए जावा का रेडीमेड ट्रिम फंक्शन यूज नहीं करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम में जावा के जिस रेडीमेड फंक्शन को यूज करने को मना करूंगा, आप बस उसे यूज नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सिमिलरली आरट्रिम, ठीक, आरट्रिम का मतलब है कि आपकी ट्रेलिंग स्पेसेस को खत्म करना। एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद उसमें बहुत सारी स्पेस डाल देंगे और उन्हें आपको प्रोग्राम के थ्रू रिमूव करना, ठीक, ना बीच की ना शुरू की। और है ऑल ट्रिम, इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रिम, लीडिंग भी खत्म कर दो, ट्रेलिंग स्पेसेस भी खत्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्वीज, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही स्पेसलेस बना दो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही स्पेसलेस बना दो, इसमें कोई स्पेस नहीं बचनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट वोवेल काउंट, एक स्ट्रिंग में वोवेल काउंट करके बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। अंडरस्टूड है, इसके अंदर आप रेडीमेड लेंथ फंक्शन यूज नहीं करेंगे। सीक्वेंस काउंट, सीक्वेंस काउंट में अगर मान लिया मैंने ये वाली स्ट्रिंग पास करी है तो पहला कैरेक्टर उठाइए और चेक कीजिए कॉन्टिन्यूटी में कितनी बार आया, तो लिख दीजिए एन के सामने 2, फिर आई 2, टी 2, फिर आई दोबारा आया तो आई के सामने दोबारा 3 लिखिए, फिर एन दोबारा आया एन के सामने 1 लिखिए। आपको चेक करना है इसमें कि एक कैरेक्टर कॉन्टिन्यूटी में कितनी बार रिपीट हो रहा है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी काउंट, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करो, जैसे एन के सामने आना चाहिए 3, आई के सामने आना चाहिए 5 और टी के सामने आना चाहिए 2। अगर मैं ये स्ट्रिंग पास करता हूं, हर कैरेक्टर की मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताओ वो उस स्ट्रिंग में कितनी बार एग्जिस्ट करता है। फिर चेंज केस, मैं ऐसे कोई वर्ड डालूंगा जिसमें कुछ स्मॉल लेटर्स में भी होंगे, कुछ कैपिटल लेटर्स में भी होंगे, आपको बिल्कुल अपोजिट कर देना है, जो कैपिटल में है वो स्मॉल में, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में, एंड सो ऑन। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक के साथ। चेंज केस, और आप इसको बनाने के लिए टू अपर केस टू लोअर केस यूज नहीं करेंगे। पुट योर ऑन लॉजिक। सिंगल अकरेंस, सिंगल अकरेंस का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर इमीडिएटली रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में रिपीट हो रहा है, तो उसे सिंगल में होता है। जैसे एन 2 बार है, रिजल्ट में 1 बार आएगा, आई 2 बार है, रिजल्ट में 1 बार आएगा, टी 2 बार है, रिजल्ट में 1 बार, ऐसी ये भी आई 3 बार है, 1 बार, लाइक दिस। फिर सॉर्टेड ऑर्डर, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाली, मान लिया DUCAT, इसके सारे कैरेक्टर अल्फाबेटिकल में प्रिंट करा दो, पहले ए आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर डी आ जाए, ऐसे कर। ऐसे ही सॉर्टेड वर्ड, मान लिया हमारे पास इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 वर्ड हैं स्ट्रिंग में, तो फिर पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाए, फिर इंडिया आ जाए, फिर जापान आ जाए, फिर यूएसए आ जाए, वर्ड वाइड उसे सॉर्ट करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड, ये एक स्ट्रिंग लो, मान लिया इंडिया इज ए गुड कंट्री, ये लो गुड, इसके अंदर सर्च करो, you have to search the second string into a first string. If it is found then return true, otherwise false, ठीक है। और जब आप इसे बनाएंगे तो आप इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। अपना लॉजिक लगाइए कैसे ढूंढते हैं। सिमिलरली रिप्लेस, इसे लो इंडिया इज ए गुड कंट्री, इसे लो गुड, इसे लो बेस्ट, तो सेकंड को पहले सर्च में ढूंढो, फर्स्ट में मिल जाती है तो थर्ड से रिप्लेस करो, ठीक। इक्वल्स, 2 स्ट्रिंग लो और मुझे बताओ दोनों सेम है कि नहीं। रेडीमेड इक्वल्स यूज नहीं करेंगे। एक स्ट्रिंग लो, इस ऑर्डर में प्रिंट करा दो, दूसरी स्ट्रिंग लो, इस ऑर्डर में प्रिंट करा दो,
तीसरी इस ऑर्डर में, चौथी इस ऑर्डर में। नाउ कंपेयर, इट इज इक्वल टू कंपेयर टू, दोनों स्ट्रिंग लो, दोनों के एक एक कैरेक्टर उठाओ, अगर वो सेम है तो आगे चले जाओ, फिर जीरो आता है दोनों के स्काई वैल्यू निकालो, माइनस करते जाओ, जब तक जीरो आता जाए बढ़ते जाओ, अगर सबका जीरो आया है तो फिर आप जीरो रिटर्न करा दो। अदरवाइज कहीं पर भी अगर दो कैरेक्टर की स्काई वैल्यू माइनस करने पर जीरो नहीं आता तो आप रिटर्न करा दीजिए, माइनस में आया चाहे माइनस में, प्लस में आया चाहे प्लस में। वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके अंदर हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताएंगे कि वो वर्ड उस स्ट्रिंग में कितनी बार एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कहा स्ट्रिंग है इंडिया इज ए गुड कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, तो इंडिया ही 3 बार आ गया। काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। लेना स्ट्रिंग के फॉर्म में है, सबसे बड़ी फाइट यही है। ये भी एक बाइनरी नंबर लिया है मैंने, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल प्रिंट करा दो, मगर है ये स्ट्रिंग फॉर्म में। अब कैसे, पहले आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा, तब डेसिमल में कन्वर्ट करने का लॉजिक लगाना होगा। प्रिंट नॉन रिपीटिंग फर्स्ट कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग हम इसके अंदर पास करेंगे, उसका पहला कैरेक्टर उठाएंगे और चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो नहीं प्रिंट कराएंगे, फिर आगे जाएंगे, दूसरा कैरेक्टर उसे ढूंढेंगे, जो भी ऐसा पहला कैरेक्टर मिले जो कि रिपीट नहीं हो रहा पूरी स्ट्रिंग में, बस उसी को आपको प्रिंट करा देंगे। रिवर्स ईच वर्ड, मान लिया एक स्ट्रिंग है इंडिया, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया यहीं पर रिवर्स हो जाए, यूएसए यहीं पर रिवर्स हो जाए, चाइना यहीं पर रिवर्स हो जाए और ऑस्ट्रेलिया यहीं पर रिवर्स हो जाए, उसी लोकेशन पे उसका रिवर्स वर्ड प्रिंट करा दो। ठीक, फिर है प्रिंट ऑल वर्ड इन अ रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब है पहले सबसे आखिरी वाला वर्ड, फिर उससे पहले वाला वर्ड प्रिंट हो जाए, फिर उससे पहले वाला वर्ड, फिर उससे पहले वाला वर्ड प्रिंट हो जाए, पहले ये वाला आखिरी वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला और फिर उससे पहले वाला वर्ड प्रिंट करा। फाइंड डिजिट इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हम देंगे, उसमें कोई डिजिट है या नहीं, आपका प्रोग्राम चेक करके बताएगा हमें कि उसमें कोई डिजिट है या नहीं। काउंट डिजिट इन स्ट्रिंग, ठीक है, काउंट करके बताओ एक स्ट्रिंग में कितने डिजिट हैं। Now write down a program to find the biggest substring in between specified character और a string। हमने कहा I am राजेश कुमार रवि। अब इसमें बताओ कोई जो कैरेक्टर है ए, जो भी इसमें दो ए उनमें सबसे बड़ी स्ट्रिंग किसमें निकल के आती है। देखो एक ये एरा, एक ये रा, इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, एक ये रा, एक ये रा, ये वाली स्ट्रिंग सबसे बड़ी है क्योंकि एक ए ये भी आएगा और एक ये, इनके बीच की भी छोटी रहेगी, इन दोनों ए के बीच की भी छोटी रहेगी। सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग है वो इन दोनों के बीच की आएगी, एक ये आ रहे ना ए के अंदर, इतना हिस्सा प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर डॉट, प्रिंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्ड, ठीक है साहब, डीओजी, जीओडी, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ और इस डॉट को कितने तरीके से प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट कराओ। फिर है फाइंड द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम इन स्ट्रिंग। हमने कहा नितिन, मैडम, मलयालम, ये सब वर्ड पैलिंड्रोम है, इसमें लार्जेस्ट वाला कौन सा, मलयालम, ये आपको हमें काम बताना है कि इनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो पैलिंड्रोम वर्ड है वो कौन सा है। तो कुल मिला के ये और मैंने अब आपको असाइनमेंट दे दिए हैं। नाउ AWT एंड स्ट्रिंग, ठीक, अब इस बारे में थोड़ी सी हम बातें करें।
चलो भाई जरा, ऑफिस वाले भी यार दुखी करते रहते हैं भाई, ऑफिस ना जाने का ये बड़ा नुकसान है, फोन ही बजते हैं सारा दिन। चलो बेटे, अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और इसकी छोटी सी, वैसे हाँ एक और आता है इसके अंदर, जावा एफएक्स। ठीक, वैसे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो मेरे बच्चों। AWT and swing AWT and swing both are used AWT and swing both are used for creating a GUI interface AWT and swing both are used for creating a GUI interface in Java. AWT and swing both are used for creating a GUI interface in Java. ठीक है, अब साथ साथ JDK 8 से जावा FX भी लॉन्च किया था, लेकिन फिर सन माइक्रोसिस्टम ने अपने नेक्स्ट वर्जन में इसकी API हटा ली, जावा FX। ठीक है, अब वो अलग से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन JDK 8 इंस्टॉल करोगे उसके साथ तो बेटा जी ये इनबिल्ट ही आता है। ठीक है, चलो अब हमने कहा ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें से अभी हम फिलहाल दो पढ़ने वाले हैं ये अच्छे से, कि बोथ आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ GUI इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से बच्चों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल सही कहा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम अपनी जावा में बैठे
ये तीनों टॉपिक यूज करते हैं। वैसे अब इसकी कोई खास जरूरत रही नहीं बेटा, इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता है, क्योंकि बेटे आजकल ना स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिन्हें हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं, जो इंटरनेट पे नहीं चलती हैं बेटे, है ना, ऐसी एप्लीकेशन अब कम ही बनती हैं। ठीक, अधिकतर या तो मोबाइल ऐप बनती है मेरे बच्चे, और हर चीज की या फिर वेब ऐप बनती है। ठीक है, इसलिए ये कम ही, इस पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ना, 0 बटा सन्नाटा है, किसी काम का नहीं। बट हाँ, ये टॉपिक जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसके ऊपर मैं आप अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स दूंगा, आपसे गेम बनाऊंगा, लूडो बनवाऊंगा, स्नैक एंड लैडर्स बनवाऊंगा, टिक टू गेम बनवाऊंगा, मतलब आपकी लॉजिक बिल्डिंग। और अब आप और रिफाइन, क्योंकि अभी तक तो आप यूजर से वैल्यू ले ही नहीं रहे थे, अभी तक जो असाइनमेंट दे रहा हूँ आपने वैल्यू प्री डिफाइन पास कर दी, अब यूजर से लेंगे, खूबसूरत गेम्स बनाएंगे, चेस बनाएंगे, ये सारे अच्छे अच्छे गेम्स मैं अब आपको यहाँ पे बनाने को दूंगा यूजिंग अ GUI। मतलब आपकी लॉजिकल स्किल्स बड़े अच्छे से, अपनी खुद की वॉच बनाएंगे, एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी अच्छी खासी स्किल्स ओपन कर देगा। और जब आप ये असाइनमेंट बना लेंगे, फिर तो आप बेटे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता बेटा जी, क्योंकि इस पे काम कम ही होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, या तो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनती है अधिकतर बेटे, या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो अब हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। सो अब हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, GUI, क्योंकि ये तो तीनों बेटे GUI बनाने के तरीके हैं। तो पहले अच्छे से ये तो समझिए बेटे GUI क्या होता है, जिसको बनाने के लिए ये हमें तरीके दिए गए। ठीक है, सुनो बेटा जी, जैसे अभी इस बच्चे ने आंसर दिया, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलो बेटा जी, अगर हम इसमें से ग्राफिकल वर्ड हटा दें तो हमारे पास बच जाएगा केवल और केवल बेटा यूजर इंटरफेस। am I right? अब हम इस यूजर इंटरफेस में से भी, अगर हम इस यूजर इंटरफेस में से भी इंटरफेस वर्ड यूजर वर्ड हटा दें तो क्या बचा, यूजर वर्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले ग्राफिकल हटा दो तो यूजर इंटरफेस रह गया बेटा। और अगर मैं यूजर वर्ड भी हटा दूं तो बच जाता है इंटरफेस। एम आई राइट बेटा जी? चलो गुड। क्या आप में से कोई मुझे इंटरफेस वर्ड का मीनिंग बता सकता है, बिना इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू वाला, वो वाला मत बताना जो मैंने कहा था इंटरफेसेस के बारे में। याद है मैंने इंटरफेस की सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट। एम आई राइट? इंटरफेसेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं मांग रहा हूं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ इंटरफेस का मीनिंग बेटा रियल लाइफ में। So it's kind of layer between two things. चलो ये भी बात मान लेते हैं इस बच्चे की। और कोई कुछ कहना चाहे? इट्स अ मीडियम, राइट वर्ड इज मीडियम, है ना जी। दो चीजों के बीच में कम्युनिकेट कराने वाले मीडियम को हम अक्सर इंटरफेस कह देते हैं। बस ऐसी ही कुछ कहानी इसकी यहाँ पर भी है, जरा देखें। ये देखो बेटा, मान लिया ये आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, इधर ध्यान देना, अभी बाकी इधर की तरफ मत जाना, पहले इधर आ जाओ। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है जनाब, चलो गुड। आपने बेटे इसमें क्लास बना दी, मेथड्स बना दिए, उसमें डेटा आ गया, आपने अच्छा खासा लॉजिक लगा दिया। अब आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया था अपने क्लाइंट के लिए, जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, और जो इसे यूज करेगा उसे हम यूजर कह देते हैं। आप जानते हैं यूज करने वाला बेटा जी, am I right? अब आप अपने यूजर से कहते हैं सर मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा लॉजिक लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है, सब बना दिया, बस आप इन फंक्शंस में मेरे डेटा पास कर दो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो खटाक से यूजर बोला भाई साहब ये फंक्शन किस चिड़िया का नाम है? भाई ये तो एंड यूजर है, ये तो एंड यूजर है, am I right? उसे थोड़ा जावा आती है, वो थोड़ी ना आपके फंक्शन को कॉल करेगा। वो कैसे है? आपने लॉजिक लगा दिए, क्लास बना दी, दैट्स फाइन बेटे जी,
अच्छे खासे लॉजिक लगा दिया, बट योर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायरिंग अ डेटा टू वर्क अपॉन। आपके सॉफ्टवेयर को डेटा की जरूरत है बेटे काम करने के लिए, और डेटा क्लाइंट से ही आएगा, यूजर से आएगा। तो यूजर अगर आपके सॉफ्टवेयर को डेटा सप्लाई करे, मगर यूजर आपके सॉफ्टवेयर को डेटा कैसे सप्लाई करे, वो कोई टेक्निकल आदमी थोड़ी ना, उसे क्या पता फंक्शन क्लास मेथड क्या होते हैं। तो यूजर ने कहा भाई साहब अगर इतनी जावा मुझे आती होती तो मैं खुद ही ना बना लेता, तुम्हारी क्या जरूरत है, मुझे तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें मैं आसानी से अपना डेटा एंटर कर सकूं और आपका सॉफ्टवेयर वहां से डेटा उठा ले, मैं थोड़ी ना इसे कॉल कर, मुझे क्या पता क्या होते हैं फंक्शन। तो रिक्वायरमेंट आई कि भाई ये जो यूजर है आपके सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर सके, इससे डेटा सप्लाई कर सके, इससे रिजल्ट ले सके, उसके लिए एक मीडियम बना लेते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं और अपने सॉफ्टवेयर के यूजर से कहेंगे भाई तू ना इसके थ्रू हमें डेटा दे दियो, यहां से पीछे से सॉफ्टवेयर अपने आप डेटा ले लेगा, कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट इसी में डाल देगा और तेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी वजह से ये इंटरफेस, ये मीडियम बनाया गया, क्योंकि हमारा एंड यूजर टेक्निकल नहीं होता है। ठीक, अब क्योंकि इस इंटरफेस को एंड यूजर यूज करेगा तो इसका नाम पड़ गया यूजर इंटरफेस। तो मैं आपको यही बनाना सिखाने जा रहा हूं। लॉजिक तो है ही आपका, क्लास तो आती है बेटा आपको, मैथड लॉजिक लगाना तो अब आपको आता ही है। मेन है उस लॉजिक तक, उस आपके फंक्शन तक डेटा पहुंचाना, वो आपको अपने एंड यूजर से लेना होगा। अब यूजर से लेना है तो उसको एक मीडियम दीजिए जिसमें वो डेटा एंटर कर सके, जहां से आपका प्रोग्राम पीछे से डेटा फैच करे, कैलकुलेशंस करे और उसे रिजल्ट दिखा दे। ठीक है जी, आती है हमारी बात समझ में, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूजर इंटरफेस। गॉट इट। अब देखो ना, आपका एंड यूजर इस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा पीछे वाले से, आपका जो एंड यूजर है वो इतने हिस्से से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंटरफेस है ये आप जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाओगे उतने ही इसके यूजर बढ़ेंगे, और ये यूजर इंटरफेस जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतने ही इसके यूजर कम हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए बेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में ये यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एंड यूजर है, देखो सॉफ्टवेयर बनाने का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है बेटे कि ये दिमाग में रख के बनाओ कि इसे यूज करने वाला कंप्यूटर लिटरेट होना तो बहुत दूर की बात, वो लिटरेट भी नहीं होगा, यानी कि वो अंगूठा छाप होगा। और कोई अंगूठा छाप अगर आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहा है फिर आपके सॉफ्टवेयर को सल्यूट है। मतलब आपने इतना सुंदर, इतना यूजर, इतना इजी टू यूज सॉफ्टवेयर बना दिया, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटीज में तो कोई जाएगा ही नहीं बेटा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं आप पीछे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे तो चाहिए वो अपना डेटा एंटर कर दे, आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके उसे बढ़िया सा रिजल्ट दे दे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आपने कितना अच्छा लॉजिक लगाया है, आप एंड यूजर को कितना समझाते रहो, उसके लिए तो काटा अक्षर बहस बराबर है। वो तो मत्ता खोल लेगा, भाई मुझे क्या समझा रहा है, मैंने क्या करना है, भाई बड़ा बड़ा लॉजिक लगा दिया, बड़ा लंबा लॉजिक है, सर बड़ा है, तो मुझे क्या पता भाई ये लॉजिक भी क्या होता है। सो दैट इज द रीजन, एंड यूजर जो आपका क्लाइंट होता है वो आपके सॉफ्टवेयर को इस इंटरफेस के थ्रू ही यूज करता है। तो सीधी सी कहानी हो गई, ये इंटरफेस जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाएंगे उतने इसके यूजर बढ़ेंगे, ये इंटरफेस आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतने ही इसके यूजर कम होते चले जाएंगे। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। ठीक, अब ये इस सॉफ्टवेयर में नहीं बेटा जी, ये तो रियल वर्ल्ड के भी किसी प्रोडक्ट के अंदर है। आज आप दुनिया का कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, जो जितना ज्यादा उसे चलाना आसान है उतने ज्यादा यूजर्स बढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं स्कूटी ज्यादा चलाना आसान है या बाइक, बताइए जरा कौन सी चीज ज्यादा चलाना आसान है? बाइक या स्कूटी? स्कूटी गियरलेस है, रेस देना, ब्रेक मारना। इसलिए आज इंडिया के ऑलमोस्ट, जब से एक्टिवा गाड़ी बनाई है होंडा वालों ने, इन्होंने इंडिया को आदत डाल दी, आज इंडिया के हर घर में एक स्कूटी है। मन किया तो बेटा उठा के ले गया छोटा 10-12 साल का, मन किया दीदी ले गई, मम्मी ने कहा मम्मी उठा के ले गई, दादू का दादू। तो घर के छोटे मोटे कामों के लिए ऑलमोस्ट अब इस घर, हर घर में एक स्कूटी होती है। चलाना आसान है, इजी, और उन्होंने एवरेज अच्छा दे दिया, दैट इज डिफरेंट। वरना यही घर में बाइक खड़ी हो, तो बाइक खड़ी हो या तो बड़ा भाई चलाएगा या पापा आएंगे, चाहे दादाजी भी किक मार के स्टार्ट ना कर पाए, इमरजेंसी में के जाना पड़े कि उसको तो भैया सेल्फ स्टार्ट करो और भाग लो।
गियर सिस्टम हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आप देखेंगे इंडिया में आपको बाइक की सेल कम नजर आएंगी, स्कूटी की सेल ज्यादा नजर आएंगी। अब तो सब लोग मोस्टली स्कूटी ही प्रेफर करने लगे हैं लोकल सिटी में दौड़ने के लिए, बाइक कम ही लोग लेते हैं। ठीक है साहब, आती है मेरी बात समझ में? तो आप सब जानते हैं। ऐसी अगर हम कार की बात करें, आजकल ऑटोमेटिक कार का जमाना है ना। ऑटोमेटिक गाड़ियां आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उनको ज्यादा चलाना आसान है या गियर वाली गाड़ी? बताइए। ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी हमेशा 1-1.5-2 लाख गियर वाले से महंगी होती है कार जो होती है, अगर ये सस्ती हो जाए तो कोई गियर सिस्टम वाली कार खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आजकल अगर जैसे स्टीयरिंग घुमाना आ गया, समझ लो वो गाड़ी चला लेता, इसलिए उनकी सेल ज्यादा हो जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाइए, फ्रिज व्रिज, एसी वेसी, ओवन वोवन, ये सब चीजें, जैसे ओवन होता है भाई, अब लॉकडाउन में हम तो ये भी चलाना सीख गए, क्या करें, घर का काम करना पड़ता है ना। वॉशिंग मशीन चलाना सीख गए, कुछ नहीं करना, बटन दबाने हैं, बाकी काम उन्होंने करना होता है। इतना ज्यादा उन्होंने सिंपल सा यूजर इंटरफेस बना दिया है कि आप कभी भी ना यूज करते हो तो भी पढ़ के 1 सेकंड में खाना गर्म कर लो, सब कुछ कर लो, चिकन बना लो, सारे काम कर लो ओवन के अंदर। कहा हमने कभी छुआ नहीं था इसको, तो बड़ा कैसे चलेगा, कैसे ऑन होगा, 5 मिनट में समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने यूजर इंटरफेस इतना सिंपल बना दिया है। बेटा दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसे यूज करना बहुत टफ है, चाहे वो कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी क्यों ना देता हो, लोग उसे यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं आपके कि आपका ये जो यूजर इंटरफेस है, आपका प्रोडक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल लाइफ का कोई एक प्रोडक्ट हो, ठीक है साहब, अगर उसको यूज करने वाला पोर्शन यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, तो यूजर बढ़ते चले जाएंगे, और अगर वो टफ है तो यूजर कम होते चले जाएंगे। सेम थिंग इज हैपनिंग इन अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। अब आप गेम ले लीजिए बेटा, एक टेम्पल रन गेम आता है, छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे भी घुमाते फिराते खेलते रहते हैं, उनसे दौड़ते रहते हैं, ठीक, इतना आसान है वो। एक ऐसी सबवे सर्फिंग आता है, ये गेम ज्यादा खेले जाते हैं रादर देन अगर कैंडी क्रश खेला जाए तो 3-4 साल का बच्चा कैंडी क्रश नहीं खेल सकता, मगर वो ये गेम खेल लेता। तो जितने भी लोग हैं ना जो अक्लमंद है, वो गेम ऐसे बनाते हैं जो वो छोटे छोटा बच्चा भी खेल सके और बड़े से बड़ा भी, तो वो यूजर फ्रेंडली इतना बना देते हैं कि सारे बच्चे गेम लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, उन्हें खेलना आसान है, उनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इतना इजी बना देते हैं, ठीक। अगर वही उतना टफ हो तो बच्चे उसे नहीं खेल पाएंगे, ठीक साहब। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी होता है। आपने सुना होगा, एक कंपनी है हमारे बिल्लू अंकल की, बिल्लू अंकल का नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 कंपनी है जीयूआई बनाने में, माइक्रोसॉफ्ट का कोई कंपटीटर नहीं है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कोई सानी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कोई अपने प्रोडक्ट का नहीं दे सकता। उसका काम यही होता है, उसका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके यूजर इंटरफेस इतने शानदार है, दुनिया जान के और भी एक्सेल आते हैं, एमएस ऑफिस आता है और लैंग्वेज में भी, कोई यूज नहीं करता सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अलावा। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत, इसकी विंडोज इतनी ज्यादा क्यों चलती है, आप ही बता दीजिए। आप सब बच्चों ने किसी ने लाइनक्स पे भी काम किया होगा, विंडोज, बताइए विंडोज पे काम करना आसान है या लाइनक्स पे? विंडोज पे सर ज्यादा इजी टू इंस्टॉल है, आसानी से विंडोज इंस्टॉल कर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी। जबकि लाइनक्स पे जाओगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में चैंपियन बन जाओगे, हर चीज के लिए वहां कमांड चलानी पड़ती है, हर चीज के लिए कमांड, हर चीज वहां कवाया कमांड होती है, तो लॉट्स ऑफ कमांड यू हैव टू रिमेंबर। बट ठीक है, वो सिक्योर होता है इसलिए वो सर्वर साइड पे यूज हो जाता है इतना ज्यादा। लेकिन वैसे तो आपके घरों में आपके सबके पास भी विंडोज है, मेरे पास भी विंडोज है, इजी है, आसान है। मैं चाहूँ तो आपको लाइनक्स पे भी जावा सिखा सकता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पड़ेगी, लेकिन पहले अगर आपको विंडोज पे सिखा दो फिर लाइनक्स पे कराऊं तो वो आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको करना कुछ है नहीं आपको। सो दैट इज व्हाट, मैं सिर्फ अभी तक यूजर इंटरफेस की नीड पैदा करने में लगा हुआ कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी, चाहे वो रियल वर्ल्ड का प्रोडक्ट हो चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक, यूज करना आसान है तो सब चलाएंगे। हमें क्या पता गाड़ी में इंजन में तुमने क्या कर रखा, हमें इतना पता है भाई ये वाला पैर दबा दो, रेस दे दो, गाड़ी चलनी शुरू हो गई, बड़े वाह, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं, नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया तो कोई फिर बात ही नहीं हो सकती है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो इसी यूजर इंटरफेस की इंपॉर्टेंस बनाने के अब हमारे सॉफ्टवेयर में 2 तरीके होते हैं,
एक होता है CUI, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कुछ लोग इसे कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, जिसमें अक्सर आप C या C++ में ये वाला यूजर इंटरफेस बनाते हैं यूजर से डाटा लेने के लिए। ठीक है, जिसके हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ब्लैक ब्लैक की स्क्रीन आ जाती है बेटे, उसी से डेटा ले लेते हैं, उसी पे डेटा आप राइट भी कर देते हैं। गॉट इट। दूसरा आता है बेटा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा आता है हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपके कलर्स, माउस, बटन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि CUI में सारी चीजें नहीं होती। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि GUI में बना यूजर इंटरफेस ज्यादा यूजर फ्रेंडली है या CUI में बना इंटरफेस ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। ऑब्वियसली GUI में बना यूजर इंटरफेस ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, और वही मैं अब आपको बनाना सिखाने जा भी रहा हूँ। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? और इसी को बनाने के जावा ने हमें 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला AWT, फिर दूसरा स्विंग, और तीसरा जावा FX, जिसमें से अब हम 2 पढ़ने वाले हैं क्योंकि जावा FX बाहर की है कहानी है। AWT एंड स्विंग। ठीक है, बात समझ में आती है सबको अच्छे से? तो ये छोटा सा डायग्राम बना लिया, बंद कर दूं बेटा इसे? कर दूं क्लोज? चलो, अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको AWT पढ़ाऊंगा। वैसे अब AWT यूज नहीं होती है, स्विंग यूज होती है GUI बनाने के लिए। तो मैं AWT सिर्फ इसलिए इसके 1-2 प्रोग्राम बना के चलाऊंगा जिससे मैं इसकी आपको प्रॉब्लम बता सकूं। ठीक है, कि पहले AWT के थ्रू बनाते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से JDK 1.2 में ही बहुत जल्दी ही सन माइक्रोसिस्टम ने स्विंग को लॉन्च कर दिया था। तो वो तब मैं वर्बली बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ठीक से, इसलिए बेटर है पहले मैं उसके 1-2 प्रोग्राम चलाना सिखा दूं आपको। ठीक, और फिर स्विंग में भी GUI वैसे ही बनाएंगे, बस जो चेंजेस होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक साहब, इसीलिए अब हम सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहे हैं AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। फुल फॉर्म होती है AWT की। और यहाँ पर भी पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते थे, अब तो खैर नहीं पूछते क्योंकि ये यूज नहीं होती ना, स्विंग भी यूज नहीं होती, कि इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्यों लगाया गया। अगर सन माइक्रोसिस्टम इस टॉपिक का नाम विंडो टूलकिट रख देता तो क्या नुकसान? विंडो टूलकिट। ठीक, विंडो बनाने के लिए जो जो टूल्स रिक्वायर्ड है, विंडो बनाने के लिए जो जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, ये उनकी एक किट है। किट होता है सेट ऑफ टूल्स, है ना, किसी भी चीज को काम करने के लिए जो सेट ऑफ टूल्स हमें चाहिए होते हैं, वो ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो अगर सन माइक्रोसिस्टम इसका नाम रख देता विंडो टूल किट, बटन छटन, लेबल शेबल, चेकबॉक्स, वेटबॉक्स, रेडियो बटन वगैरह, इन सबको यूज करके हम अपना बढ़िया सी विंडो बना लेते हैं। तो ये सब टूल है, ये उसकी किट है। वाई सन माइक्रोसिस्टम हैज पुट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिहाइंड इट। जावा ने अपने किसी अदर टॉपिक के पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया। जावा ने अपने किसी भी टॉपिक के पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया है। ठीक है जनाब, तो फिर इसके पीछे क्यों लगा दिया? दैट इज द मेन पॉइंट। गॉट इट? चलो जनाब, तो ये भी देखेंगे। तो अधिकतर यही एक क्वेश्चन पूछा जाता था इसके पीछे। मैं बताऊंगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा जब दोनों में आपको डिफरेंस कराऊंगा। तो फिलहाल मैं अब आपको AWT को यूज करके बढ़िया तरीके से GUI बनाना सिखाने जा रहा हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना सिखाने जा रहा हूं। ठीक है जनाब, डन। चलो सुनो कहानी। अब एक्चुअली में ये जो बटन छटन, लेबल शेबल, जिनको हम यूज करके प्यारी सी विंडो बनाएंगे, जिन्हें हम टूल कहते हैं, तो ये जो टूल वर्ड है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट अपनी लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा यूज करता है। वो उसमें हमें ये बना बनाया टूल बॉक्स दे देता है और आप उसे यूज करके बढ़िया सा ये बना भी लेते हैं। बट जावा ने इसी वजह से इनका नाम चेंज कर दिया।
जावा इन्हें टूल नहीं कहता, जावा इन्हें कहता है कंपोनेंट। बटन एक कंपोनेंट, रेडियो बटन एक कंपोनेंट, चेक बॉक्स एक कंपोनेंट। तो जावा में आज के बाद हम इन्हें कंपोनेंट बोलेंगे। बेटा देखो, टूल भी किसी चीज का पार्ट होते हैं, कंपोनेंट भी किसी चीज का पार्ट ही होते हैं। तो इसलिए जावा में हम इन्हें क्या बोलने वाले हैं? कंपोनेंट बोलने वाले। ऑल दीज आर कंपोनेंट इन जावा। बटन, लेबल, शेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ऑल दीज आर कंपोनेंट। ठीक, चलो अब हमने नया टॉपिक की शुरुआत की है। मैंने आपसे कहा था हर नए टॉपिक से पहले मैं जावा का एक राष्ट्रगान आपको सिखाऊंगा, रिटन बाय मी। ठीक है जनाब। और वो राष्ट्रगान क्या है कि इन जावा everything is represented in the form of object। मैं हर टॉपिक से पहले आपको बताता हूँ एक्सेप्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमने शुरुआत की थी एरेज में, फिर हम बाद में आए गार्बेज इसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, फिर हम आए स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर। हमारी स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट थी, हमारी एक्सेप्शन भी ऑब्जेक्ट थी, हमारे एरे भी मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आए थे, और साथ साथ हमारे ये अब सारे कंपोनेंट भी मेमोरी में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आए। ठीक है जी। तो हम बोलेंगे कि इन जावा components are also represented via object। in Java components are also represented via object। जावा में कंपोनेंट भी किसके थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है साहब, अगर ऑब्जेक्ट है देन देयर मस्ट बी अ क्लास बिहाइंड इट। तो जावा में हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट क्लासेस हैं। फॉर ईच कंपोनेंट दे हैव क्रिएटेड अ वन सेपरेट क्लास एंड ऑल दीज क्लासेस आर फाउंड इन अ पैकेज java.aw। ठीक साहब, और इन क्लासेस के एक ऑब्जेक्ट से आप एक कंपोनेंट तैयार कर सकते हैं, और इन क्लासेस के 100 ऑब्जेक्ट से आप 100 कंपोनेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बटन बनाना है बेटा, तो हमें एक बटन नाम की क्लास दी गई है। तो बटन क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बटन क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट वन बटन। तो जैसे मैं आपको कैलकुलेटर बनाने को दूंगा आप अच्छा सा मेरे बच्चों, तो कैलकुलेटर में आप देखते हैं 20-25 बटन तो लग ही जाते हैं हमारे आराम से। तो अब आप क्या करेंगे, जितने आपने बटन बनाने उतने ही आपको बटन क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने। ठीक है, तो वन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट क्लासेस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक वन कंपोनेंट। तो 10 बनाने हैं तो उस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाइए, 15 में। तो कहा जाए तो ऑब्जेक्ट तो एक बफर है, नो डाउट हीप पे बफर बनेगा। बस जावा ने इन ऑब्जेक्ट को विजुअलिटी दे दी है। विजुअलिटी देने का मतलब है अब ये दिखते हैं, दे आर विजिबल, जबकि अदर क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स है दे आर नॉट विजिबल। उन्हें हम कॉन्सेप्ट में लेके चल रहे हैं, एक रैम है, रैम के अंदर कहीं जगह है, वहां पे उन्हें मेमोरी दी जा रही है। That's it। ठीक, जबकि इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे, दे हैव गिवन देम द शेप, द विजुअलिटी। उनकी एक शेप है, उनकी एक विजुअलिटी है, वो आपको प्रॉपर्ली नजर आए होंगे। वो भी ऑब्जेक्ट थे, ये भी ऑब्जेक्ट जो अब तक हमने पढ़ाई करे, बट इनके पास कोई विजुअलिटी नहीं थी, कोई शेप नहीं। ठीक, अब जैसा मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी सिखाया था, बताया था, वही पॉइंट मैं यहाँ पर भी रिपीट करता हूँ कि जावा ने क्या किया हुआ है, अपने हर टॉपिक की सारी क्लासेस को एक हायरार्किकल ऑर्डर में रखा हुआ है। जावा यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज करना चाहता है, रीयूजेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। अब जैसे बटन, शटन, लेबल, शेबल, चेकबॉक्स, वेकबॉक्स, दे ऑल आर रिक्वायरिंग सर्टेन कॉमन फीचर्स। लाइक सबकी हाइट देनी है, सबकी विड्थ देनी है, सबका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, सबका फोन सेट करना है, सबके कोऑर्डिनेट देने हैं। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स रिक्वायर्ड बाय ईच कंपोनेंट। तो या तो इन कॉमन फीचर्स के जो मेथड हैं वो हर कंपोनेंट में रिपीट करो। अरे इतने सारे में कौन बार बार सेम मेथड रिपीट करेगा? या फिर बेटर है एक टॉप मोस्ट क्लास बना दो, सारे कॉमन मेथड उसमें डाल दो और सब क्लासेस को उससे इनहेरिट करा दो। तो जावा ने भी यहाँ पर ऐसा किया हुआ है, जस्ट लाइक एक्सेप्शन।
जैसे अगर आपको याद होगा एक्सेप्शन की टॉप मोस्ट क्लास मैंने बताई थी, थ्रोएबल, फिर एक्सेप्शन, एरर, फिर उनके अंदर फर्दर क्लासेस, तो वहां पर भी रीयूजेबिलिटी यूज की गई थी और यहाँ पर भी ये लोग रीयूजेबिलिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? गॉट इट? चलो जरा हो जाते हैं शुरू। तो मैं अब आपको सबसे पहले AWT के जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी सारी क्लासेस की हायरार्की दिखाता हूं, जिससे कि मैं कहूंगा कि ये मेथड हर एक क्लास में मिलेगा, क्योंकि टॉप मोस्ट क्लास का मेथड है तो बड़ी आसानी से आपको समझना आसान हो जाएगा। लेट्स सी द हायरार्की ऑफ AWT कंपोनेंट। जी, जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास है वो है java.awt.com। ठीक है, यहाँ पर, और इसके अंदर में फिर बटन, लेबल, टेक्स्ट कंपोनेंट, उसके अंदर में 2 टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, फिर चेक बॉक्स, स्क्रॉल बार, कैनवस, लिस्ट, कंटेनर, और उसके अंदर में विंडो, कंटेनर के अंदर में विंडो, विंडो के अंदर में 2 फ्रेम, डायलॉग, और फिर एक और कंटेनर के अंदर पैनल, पैनल के अंदर में एप्लेट। ऐसी मैंने कुछ क्लासेस लिखी है, तो मेन ये हायरार्की है। जरा इस छोटी सी हायरार्की को कॉपी कर लो। हो गया बेटा? हो गया सर। अब सुनो, जावा ने जो हमें कंपोनेंट दिए ना, इनमें कंपोनेंट क्लासेस पे थे, इन्हें ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, एक होते हैं कंटेनर कंपोनेंट।
ये जो कंटेनर क्लास के अंडर में आ रहे हैं ये दोनों, फिर इनके अंडर में ये, दीज आर नोन एज कंटेनर कंपोनेंट, बाकी सबको हम नॉर्मल कंपोनेंट बोल देते हैं। अब ये जो कंटेनर कंपोनेंट है इन्हें कंटेनर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज कंपोनेंट्स आर कैपेबल टू कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑन इट, बिकॉज ये सारे कंपोनेंट अपने ऊपर अदर कंपोनेंट को होल्ड कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, और जो चीज कंटेन करता है उसे हम कंटेनर बोलते ही हैं बेटे। आ गई हमारी बात समझ में? तो ये जो कंटेनर क्लास के अंडर में जो कंपोनेंट हैं, these are called container component because they are capable to contain other component on it। ठीक है साहब। लेकिन अगर हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो वो कंपोनेंट जो अपने ऊपर अदर कंपोनेंट को होल्ड करता है उसी तो हम विंडो बोलते हैं। Am I right? इसीलिए इसका मतलब ये हुआ ये जो जितने भी कंटेनर हैं they all are responsible for creating a window। Yes, और ये इतने सारे इसलिए हैं that means we can create a variety of window। हम डिफरेंट टाइप की विंडो बना सके। तो इसीलिए सबसे पहले बेटे जी मैं इन कंटेनर कंपोनेंट को यूज करके आप लोगों को विंडो बनाना सिखाने जा रहा हूं। और जब आपको अच्छी से विंडो बनानी आ जाएगी फिर अदर कंपोनेंट को उसके ऊपर अपनी पसंदीदा लोकेशन पे पेस्ट करके हम प्यारा सा GUI तैयार कर ले। ठीक है साहब। अब इसमें पहला आता है पैनल। पैनल एक हिडन कंटेनर है। अगर आप पैनल बना के उसके ऊपर ये बटन शटन लेबल शेबल ऐड कर दो, व्हेन यू शो द पैनल तो पैनल इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल, बट जो कंपोनेंट आपने उसके ऊपर पेस्ट किए वो सब विजिबल हो जाते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आगे चल के जहां हमें सिर्फ कंपोनेंट दिखाना होगा, हमें विंडो नहीं दिखानी होगी। इन दैट केस हम यूज करेंगे पैनल। और पैनल का ही चाइल्ड होता है एप्लेट। एप्लेट अब तो खैर खत्म ही हो गया जावा से बिल्कुल। एप्लेट ना ब्राउजर में दिखते थे और ब्राउजर की तो ऑलरेडी एक विंडो होती ही है। इसीलिए इन लोगों ने एप्लेट को कैसा बनाया? हिडन कंटेनर, जिससे कि इसके ऊपर जितने कंपोनेंट ऐड करेंगे और जब ये ब्राउजर में दिखेगा तो इसकी अपनी विंडो तो होगी नहीं, खाली कंपोनेंट दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ हिडन कंटेनर, मतलब इसके ऊपर आप कंपोनेंट ऐड कीजिए, सिर्फ कंपोनेंट ही दिखते हैं, ये कंटेनर दिखता नहीं है। इसके आगे बहुत यूजेज है, बट अभी हम शुरुआत हिडन कंटेनर से नहीं करेंगे। अभी तो हम विजिबल कंटेनर से शुरुआत करेंगे और उसके लिए हमें विंडो की तरफ जाना होगा। विजिबल कंटेनर बनाने की दो क्लासेस हैं, एक फ्रेम और एक डायलॉग। ये जो डायलॉग नाम की क्लास है इससे हम छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। इससे हम छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। बट अभी हमें डायलॉग बॉक्स नहीं बनाने, जैसे आपने ना आर यू श्योर, यू वांना एग्जिट, यू वांना सेव इट, वो छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस जो खुल के आते हैं, ठीक, उसके लिए हम यूज करते हैं डायलॉग क्लास। लेकिन अभी हम यूज करेंगे फुल फ्रेश विंडो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है हमारे इस AWT के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम। दैट इज कॉल्ड फ्रेम। तो फ्रेम को यूज करके मैं सबसे पहले आपको एक प्यारी सी विंडो बनाना सिखाऊंगा, फिर अदर कंपोनेंट को उसके ऊपर पेस्ट करके GUI बनाएंगे और फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं ये कहानी अच्छे से।